से जेल में है। उसके बाद कल एक कारपोरेशन की मुलाजमा जिसका 3 महीने का बच्चा है, 2 साल की बड़ी लड़की है, दूध पीता बच्चा है, उसको भी आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और आगे भी हमको ऐसा लग रहा है कि ये मामला और भी संगीन होता जाएगा, क्योंकि नागपुर का वाक़या होने के बाद कोई भी मामला हो रहा है तो मालेगांव को खींचा जाता और उसमें कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है। और जिन लोगों की बेल एप्लीकेशन की बात हमने पीछे की थी कि हम उनके बेल रखने वाले हैं, उस मामले में एंटीसिपेटरी बेल एडवोकेट खालिद यूसुफ और बाल किल्ला अले बागुल की हाईकोर्ट में रखी गई थी। जो हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई उस पर एडवोकेट तौसीफ वकील आपको बताएंगे, मगर हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि किसी की बेल ईद से पहले मुमकिन है। इसलिए जो भी लोग बंद हैं, हम उन लोगों को पर्सनली भी बोले हैं कि वो ईद के त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, तो जेल में अपने रिश्तेदार जिनके जो भी लोग हैं उनके कपड़े और दूसरे इंतजामात जो हैं वो उनके कर दें। और 31 जनवरी को पहली एफआईआर हुई थी 40 नंबर की, फिर 16 फरवरी को दूसरी एफआईआर हुई थी। करीब 40 लोग आरोपी हैं और 22 से 23 लोग अब तक जेल में बंद हैं। इन लोगों की बेल वकला के मशवरे से ऐसा तय हुआ है कि कहीं से हमको कोई मौका ऐसा नहीं दिखता कि चार्जशीट से पहले इनकी बेल हो पाएंगी। 90 दिन में चार्जशीट फाइल होने वाली है। ईद के बाद करीब महीना भर भी नहीं बचेगा। तो अब हम लोगों की सारी कोशिश ये है कि चार्जशीट जैसे ही दाखिल हो और चार्जशीट को आधार बनाकर सबकी बेल एप्लीकेशन दाखिल किया जाए, क्योंकि चार्जशीट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, किसके क्या पेपर फॉल्ट है। सबके अलग अलग मामलात हैं, क्योंकि इसमें कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई कारपोरेशन का सरकारी मुलाजिम है, कोई तहसील का सरकारी मुलाजिम है, कोई अरीजादार है, कोई एजेंट है। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात है वो अलग अलग है। और सब लोगों का एक साथ मामला, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई यहाँ पर है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए ये तय किया है कि चार्जशीट के बाद बेल रखेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि अरीजेदार की बेल तो फ़ौरन हो जाएंगी चार्जशीट के बाद, और बकिया लोगों के लिए भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि चार्जशीट के बाद सबकी बेल हो जाए। वही कोशिश में वो लगे हैं। वकील खड़ा करना मकसद था नहीं, चंदा जमा करना जो मकसद था वो कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आज भी इल्ज़ाम यही है कि वो दीनी तंजीम सिर्फ़ और सिर्फ अपना सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है। इसलिए ऐसी दीनी तंजीम जो अपना पैसा सियासत में इस्तेमाल करे, अपना दफ्तर सियासत में इस्तेमाल करे, अपने लोगों को सियासत में इस्तेमाल करे, ऐसी तंजीम को चंदा ना दे। क्योंकि अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं सबे कद्र का हवाला देकर, दूसरा हवाला देकर। उनका मकसद वकील खड़ा करना होता तो अभी तक कोई ना कोई एक कोशिश की गई होती, 2-4 वकील को बैठाया गया होता, हाईकोर्ट गए होते, कुछ तो किए होते। आज तक जो एमएलए जो लोगों को लाया जा रहा है पकड़ के, उनके लिए कोर्ट में आकर झूठे आंसू नहीं जो एमएलए बता सका, जो जमात बता सकी। सिर्फ चंदा लेना मकसद था। रमज़ान महीने में वो काम वो बराबर कर रहे। और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हम संविधान को मानने वाले हैं और न्यायपालिका पे यानी कोर्ट पर हमको पूरा भरोसा और विश्वास है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे वकील डिफेंस कर रहे हैं मुकामी कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ से सरकारी वकील, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे मालेगांव कोर्ट के अंदर हो, जो एसआईटी की पुलिस की बाजू वहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं, वो कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, दिशा भूल कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों ने बनावटी कागज़ पत्र तैयार किए। इस तरीके का मिसगाइड किया जा रहा है और मैं पुलिस को उसका दोष नहीं देता हूँ, सरकार के दबाव में यह काम किया जा रहा है। और नहीं तो मेरा आज भी महाराष्ट्र सरकार को और एसआईटी को
हमारा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान का ये चैलेंज है कि आप एक बता दो, एक कि यहाँ पर बांग्लादेशी मिला, रोहिंग्या मिला, या कोई एक सबूत मिला, एक सबूत बता दो, एक कागज़ का टुकड़ा बता दो कि बांग्लादेशी का ये सबूत हमको मिला। एक भी सबूत नहीं मिला, लेकिन मिसगाइड कर कर नेशनल सिक्योरिटी का मसला ही पैदा किया जा रहा है जानबूझकर, और मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है। इसके लिए हमारी जो लाएमल तैयार किया गया है लीगल सेल ने और हम लोगों ने मिलकर, उसके ऊपर जो अभी आपके सामने बात आ गई कि चार्जशीट के बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे ज़मानत की। लेकिन अब रमज़ान भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा, ईद आएगी, ईद के बाद हम लोग सब फ्री रहने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ये तहरीक को और सख्त कर सकते हैं। हमको फ़ैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है और जो भी फ़ैसला हम लेंगे, हम लोग जमहूरी तौर पर किस तरीके से किस रास्ते पर जाना चाहिए उसकी हमारी अपनी तैयारी होगी।